एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल चुनाव से जुड़ी। बंगाल चुनाव पर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने चुनाव में जीत मिलने पर सीएम पद की दावेदारी से इनकार नहीं किया है। उन्होंने खुद को पार्टी का कैप्टन बताया और कहा कि उनकी अगुवाई में बंगाल में बीजेपी ने 18 लोकसभा सीट जीती। ऐसे में सीएम पद पर उनका दावा स्वाभाविक है। दिलीप घोष के साथ पूरी बातचीत देखिए रात 8:57 पर। पार्टी अगर कोई चेहरा देगी तो आपको मंजूर होगा? नहीं, बिल्कुल पार्टी जो घोषणा करेगी वो तो सब पर है। मिथुन दा मानना ही है। मिथुन दा आपको मंजूर होंगे? कोई भी आ जाए, हमको क्या है। हम तो जो घोषणा हो गया नेता का, उसको सिंहासन पर बैठाने का काम हमारा। हम तो फौजी हैं, सिपाही हैं हम। नहीं तो दिलीप घोष को मंजूर होगा कि मिथुन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री बन जाए? मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, हमको क्या लेना है। आखिर में पार्टी में आए, इलेक्शन से पहले पार्टी में आए, पार्टी जीत जाए और वो मुख्यमंत्री बन जाए। मुझे पार्टी मेरे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कि मुझे सीएम बनाना, मुझे डीएम बनाना, क्या बनाना है, एमपी बनाना। मुझे पार्टी जितना आदेश किया है मैं उसको अनुपालना करने का प्रयास किया है। हमारे कार्यकर्ता साथ में हैं, उनका हौसला बना के आगे बढ़ने का जिम्मेदारी। मैं कैप्टन था पार्टी का, कैप्टन हूँ, तो मुझे सामने से लीड करना ये मेरा जिम्मेदारी होता है। मैं प्रयास किया, हमारे कार्यकर्ता हमको एक्सेप्ट किया और उसका नतीजा है कि 18 सीट यहाँ से जीत कर हम पार्लियामेंट में गए। यानी दावा तो आपका भी है? हाँ, यानी दावा तो आपका भी है? दावा हम किसने किए हैं? कैप्टन है ना आप? हम स्लोगन देते हैं। हाँ, कैप्टन तो मुझे बनाया गया पार्टी का। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो समाज हमको क्यों एक्सेप्ट करेगा? नहीं, पर उसी कैप्टन ने लोकसभा में सीटें दिलाई तो उस कैप्टन का दावा बनता है। वो तो स्वाभाविक है। आप ही इसलिए मेरे इंटरव्यू लेने आए हैं, नहीं थोड़ी ना लेते। और खुद दिलीप घोष ने कह दिया कि वो कैप्टन है प्रदेश में, तो दावा तो उनका भी बनता है। दिल्ली से अमित पांडे हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, कोलकाता में मौजूद है अमित सिंह। लेकिन अमित पांडे, अगर बीजेपी ये कह रही है कि अभी मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया गया है, दिलीप घोष तो इस बात को मान रहे हैं कि वो कैप्टन है प्रदेश में, तो दावा उनका तो बन रहा है। क्या बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है इस बयान के बाद? देखिए, बीजेपी की ओर से ये बात साफ कर दी गई कि मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान किसी भी तरीके से अभी फिलहाल नहीं होगा और वो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के इस चुनाव में उतर रही है। और संगठन की ताकत और पीएम मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ रही हैं। और अलग अलग रैली में अब तक जो चुनावी कार्यक्रम हुए हैं बीजेपी में, हमें ये साफ तौर पर ये रणनीति झलकती हुई बीजेपी की दिखाई पड़ रही है। और जहाँ तक दिलीप घोष के बयान का सवाल है, दिलीप घोष ही ऐसे नेता है पिछले 1 साल से, या हम कहें दो साल से हम कह सकते कि मुखर रहे हैं एक मुखिया की तरफ। प्रदेश की आवाज़ को बीजेपी में, प्रदेश में बीजेपी की आवाज़ को उन्होंने लीड किया। ममता सरकार के खिलाफ जितने भी अटैक रहे हैं वे दिलीप घोष उसको उठाते रहे हैं। जितने महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते रहे, दिलीप घोष उसको कैरी आउट करते रहे। यही बात तो वो भी कह रहे हैं कि मैंने प्रदेश में जिम्मेदारी संभाली थी, अगुवाई की थी पूरी पार्टी की, इसलिए अगर नामों पर चर्चा होगी तो उनका दावा स्वाभाविक है। अमित सिंह भी हमारे सहयोगी कोलकाता में मौजूद हैं। अमित, ये तो दिलीप घोष का दावा है कि उनकी दावेदारी स्वाभाविक तौर पर बनती है, जनता कैसे देखती है? क्या वाकई जनता ममता बनर्जी के अगेंस्ट दिलीप घोष को एक सीएम चेहरे के तौर पर देखती जा रही है? देखिए, इसी वजह से जो है लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर ममता बनर्जी 2 जगह से लड़ेंगी, तो एक तरफ बाबुल सुप्रियो कह रहे थे कि भवानीपुर से वो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। यानी बीजेपी में ही ये मशक्कत हो रही थी कि जो सीएम के खिलाफ लड़ेगा, जो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेगा, वो एक बड़ा चेहरा होगा, सीएम पद का दावेदार होगा। एक तरफ जहां दिलीप घोष अपने आप को सीएम पद के लिए वो अभी दावेदारी पेश करे, तो फिलहाल अभी कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत ऐसे नाम है जो करता लेते हैं लगातार और कहते हैं कि ये हमारे सीएम हो सकते हैं। लेकिन आखिरी जो फैसला होता है वो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया जाता है। एमएलए तय करते हैं कि जो जीते हुए एमएलए की कौन किसका, ये एक प्रक्रिया है अमित। लेकिन बीजेपी आधिकारिक तौर पर अब तक यही मान रही है कि चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे कि कौन उनका मुख्यमंत्री होगा, लेकिन होगा तो पश्चिम बंगाल का ही। लेकिन तैयारी बीजेपी की भी, और 7 मार्च को कोलकाता में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले ही बीजेपी के खेमे से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 की कमालिका सेन गुप्ता की खबर है कि मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता में होने वाली रैली में मंच पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री का वो स्वागत करेंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक मिथुन के लिए पार्टी ने बड़ा प्लान तैयार किया है।
कुछ दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की थी और इसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगने लगी थी। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने भी कहा कि पीएम के मंच पर मिथुन चक्रवर्ती के आने से फायदा होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर मिथुन पार्टी में शामिल होते हैं तो ये एक अच्छा कदम होगा। अगर मिथुन चक्रवर्ती दादा आए तो अच्छा ही होगा, बंगाल के लिए भी अच्छा होगा, हमारे पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, और प्रधानमंत्री के मंच पर आते हैं तो बंगाल की जनता और खुशी होगी। बीजेपी सांसद दावा कर रहे हैं कि मिथुन का पार्टी में आना एक अच्छा कदम होगा, लेकिन दिल्ली में क्या तैयारी चल रही है? अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। अमित, बीजेपी एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है मिथुन चक्रवर्ती के लिए, क्या प्लान है, क्या तैयारी है? देखिए, मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता रहे हैं और बंगाल की जनता से उनका जुड़ाव जग जाहिर है और तमाम जो समय आए हैं बंगाल की इश्यूज पर वो बोलते रहे हैं। और ऐसे में जब इस बात की पूरी संभावना है कि पीएम की रैली में वो मंच साझा करेंगे तो बीजेपी आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार अभियान जो है उसमें मिथुन चक्रवर्ती को इस्तेमाल करेगी। इससे पहले टॉलीवुड के और भी जो अदाकार हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, और लेकिन मिथुन चक्रवर्ती सबसे बड़ा चेहरा। तो जाहिर सी बात है, एक बार आधिकारिक रूप से वो इस बीजेपी में पार्टी में आएंगे तो पार्टी व्यापक स्तर पर, एक विस्तृत स्तर पर उनका इस्तेमाल करेगी और पश्चिम बंगाल की जनता से उनका जुड़ाव जाहिर करेगी, उसको कैंपेन के रूप में आगे ले जाएगी। ये मौका भी बेहद अहम होगा 7 मार्च का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली पश्चिम बंगाल में होने जा रही है। लेकिन टीएमसी लगातार अपनी तैयारी पुख्ता करती चली जा रही है और टीएमसी ने बंगाल चुनाव के लिए इसी कड़ी में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी के 291 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और साफ कर दिया कि खुद ममता बनर्जी वो नंदीग्राम सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी 10 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। टीएमसी की लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जबकि 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। वहीं 79 सीटों पर टीएमसी ने एससी उम्मीदवार उतारे हैं तो 17 सीटों पर एसटी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। टीएमसी ने 3 सीट अपने सहयोगी के लिए छोड़ दी है। ममता बनर्जी ने अपनी मौजूदा सीट से शोभन देव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी को शिवपुर सीट से चुनावी पिच पर उतारा गया है। ममता सरकार में वित्त मंत्री अमित मित्रा को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि ममता बनर्जी ने खुद स्वास्थ्य कारणों को उनके चुनाव न लड़ने की वजह बताया है। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सबसे पहले खुद ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, क्या बीजेपी इसी का इंतजार कर रही थी कि उसके बाद अपने पत्ते वो खोलेगी और कुछ ऐसा ही होने भी जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी पहले देख रही थी कि ममता बनर्जी कौन से सीट पे कौन उम्मीदवार को उतारती है, और देखिए जिस तरीके से लगातार बातें हो रही थी कि भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से ममता बनर्जी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने केवल एक जगह से चुनाव लड़ने जा रही है और वो है नंदीग्राम। और जो कयास लगाए जा रहे थे कि 2 जगह से लड़ने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यानी ममता बनर्जी एक कॉन्फिडेंट है और जिस तरीके से उनका जो इमेज है वो पूरे पश्चिम बंगाल में, वो आक्रामक राजनीति, वो लड़ाई करने वाली महिला का, उस इमेज को आगे ले जाना चाहती हैं। जिस तरीके से उन्होंने 2006-7 में सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन के समय पूरी पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें विपक्ष के नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया था। उसके बाद 2011 में वो सत्ता में आई थी, तो उसी तरीके से एक बार फिर एक वैसा ही इमेज दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी दूसरी तरफ से उन्होंने चुनौती दी थी, 50,000 वोटों से हराने की बात कही थी ममता बनर्जी को। तो ममता बनर्जी सीधे केवल एक सीट नंदीग्राम से आ रही है वो चुनाव लड़ने के लिए। तो अमित, ये सबसे अहम सीट नंदीग्राम में महासंग्राम अब तय माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी को इस ऐलान के बाद एक मौका मिल गया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर तंज कसा कि ममता को भवानीपुर से दरअसल हार का डर सताने लगा था और इसीलिए वो नंदीग्राम चुनाव लड़ने के लिए चली गई हैं। के अध्यक्ष दिलीप घोष हैं। दिलीप जी, ममता बनर्जी ने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और कहा यह है कि वो सिर्फ नंदीग्राम से लड़ेंगी। कॉन्फिडेंस उनका इतना है कि कह रही कि अब मैं भवानीपुर से लड़ूंगी नहीं। मुझे लग रहा है कि भवानीपुर उनके लिए सेफ सीट नहीं है। ये पहले भी हम बोले थे जब वो नंदीग्राम की बात की थी, क्योंकि उसमें संख्यालघु वोट का एक इक्वेशन है और भवानीपुर में 2014 में पार्लियामेंट में हम लोग लीड लिए थे, इस बार भी और लगभग बराबर की चली है, इसलिए वहाँ से वो भागना चाह रही है और उनको लग रहा है कि नंदीग्राम ठीक है।
इसके पहले पोर्ट से लड़ने की भी बात हुई थी, क्योंकि उनके पास एकमात्र सहारा है संख्यालघु वोट। वहाँ लगभग 35% मुस्लिम वोट है, इसको आधार बनकर वो जीतना चाहती है। आप लोग क्या वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी ने जब खुलेआम कह दिया कि वो लड़ना चाहते हैं और 50,000 वोटों से हराएंगे, तो इससे अच्छा कैंडिडेट कोई मिलेगा? आप लोग घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं उनकी? नहीं, लिस्ट निकलेगा तो सब घोषणा हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी वहाँ सिटिंग MLA हैं, जीते हैं, मंत्री हैं, उनका पूरा वहाँ और पकड़ है। वो चाहे तो जरूर उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा, तो उसका निर्णय करेंगे हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड। उनके सामने सारा सुझाव हमने रखा है, तो बहुत जल्दी उसका घोषणा हो जाएगा पूरी 2 फेज का। एक बड़ा ही अनयूजुअल सा आरोप लगाया ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा कि लेफ्ट का जो कोलिशन है कांग्रेस के साथ, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी की। अब ये तो बात किसी की समझ में नहीं आ रही। नहीं, इसका मतलब है, मतलब वो हारेंगे, कोई बहाना पहले से बना कर रख रहे हैं कि ये लोग सारे मिल गए इसलिए हम हार गए। कोई मतलब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले ऐलान करके रखा है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने ताकत पर लड़के जीतेंगे। तो अपनी विधानसभा सीट बदलने पर अब ममता बनर्जी पर बीजेपी के कई नेता हमलावर हैं। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, अगर मौजूदा मुख्यमंत्री को अपनी परंपरागत सीट पर जीत का भरोसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि उन्हें जमीन पर सत्ता विरोधी लहर का एहसास हो गया है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। दीदी जल्दी ही मां माटी और मानुष सभी को अपने हाथ से फिसलते देखेंगी। बंगाल आखिरकार असली परिवर्तन देखेगा। बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने भी ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी का हारना तय है। नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहाँ से लड़ेंगे तो भी 50,000 से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अगर कोई और भी और किसी और को भी टिकट मिले तो भी उसी को भी 50,000 से जीत मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी वहाँ का भूमिपुत्र है, उन्होंने बात बता दी है। सच देखने वाली बात यह है कि ममता दीदी जहाँ पे जो सीट से इतने साल से लड़ते आए हैं, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा उनके पास रहा कब से, वो भवानीपुर सीट उन्होंने डिजर्ट कर दिया, वहाँ से नहीं लड़ रही, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ पे लड़ने से बिल्कुल हार का सामना उनको करना पड़ता। अब ये बीजेपी नेताओं के दावे हैं कि नंदीग्राम में तो बीजेपी की ही जीत होगी। अमित सिंह हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए कोलकाता में मौजूद हैं। अमित, दरअसल बीजेपी जो दावा कर रही है कि वो हार के डर से भवानीपुर से नंदीग्राम चुनाव लड़ने जा रही हैं, लेकिन जनता में क्या संदेश जा रहा है? क्या वो ऐसा मानती हैं जो बीजेपी का दावा है, या फिर ये ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस दिखाने के भी संकेत है? देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी केवल एक सीट से लड़ रही हैं, वो भी केवल नंदीग्राम सीट से, तो उसको लेकर जरूर जनता के बीच में चर्चा है। जनता का यही कहना है कि ममता बनर्जी एक फाइटिंग लेडी है, या एक लड़ने वाली लेडी है। जो उनका रूप 2006-7 में देखा गया था लेफ्ट सरकार के खिलाफ, वही रूप एक बार फिर से वो बीजेपी के खिलाफ दिखाने वाली हैं। और इसी वजह से केवल एक सीट से वो नंदीग्राम में जाकर चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दिया। और वहां पर सबको मालूम है कि जो बीजेपी के नेता हैं, जो उनके पूर्व सहयोगी रह चुके हैं, जो उनको टक्कर देने वाले हैं चुनावी मैदान में, शुभेंदु अधिकारी वहां पर भूमिपुत्र के तौर पे कहे जाते हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने जो चुनौती उन्हें दी थी, उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और करते हुए नंदीग्राम केवल ये बेहद रोचक भी है कि शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती दी कि 50,000 वोटों से वो हराएंगे अगर वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बीजेपी ने खुद अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है कि नंदीग्राम में अब ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में कौन होगा। लेकिन बीजेपी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जबरदस्त घेराबंदी के संकेत तो जरूर दे दिए हैं। ममता बनर्जी ने जैसे ही नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का मन बनाया, बीजेपी ने अपने दिग्गज और ममता के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी को आगे करने का फैसला भी कर लिया है। इसी वजह से नंदीग्राम में जबरदस्त मुकाबले की हलचल अभी से देखी जा रही है, महसूस की जा रही है, और इससे मुकाबला महामुकाबला कहा जा रहा है। বুকটা রোজই আমার হাতের মুঠোয় থাকে এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। नंदीग्राम में चुनावी महासंग्राम के आसार। ममता को चुनौती देने की बीजेपी की तैयारी। ममता के सामने ताल ठोकेंगे शुभेंदु अधिकारी। বুকটা রোজই আমার হাতের মুঠোয় থাকে এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো।
बीजेपी और टीएमसी अपने अपने दल के उम्मीदवारों के नामों का खुलासा करते उससे पहले ही नंदीग्राम की सियासी बिसात बिछ गई। ममता बनर्जी ने कभी अपने करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी को उनके गढ़ में चुनौती देने का मन बनाया तो बीजेपी ने भी टीएमसी के ही बागी पर दांव लगाने का इरादा जता दिया। दोनों दलों की तरफ से भले ही उम्मीदवारों के नामों को लेकर कई दिनों से माथापच्ची चलती रही, लेकिन नंदीग्राम के सियासी संग्राम को लेकर दोनों दल एकमत दिखे। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी। एक तरफ ममता को सत्ता में पहुंचाने वाली किसान आंदोलन की जमीन तो दूसरी तरफ ममता के सिपहसालार रहे शुवेंदु अधिकारी का चुनावी गढ़। बताया गया कि बीजेपी की दिल्ली में हुई सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के करीब 4.5 घंटों तक चली बैठक में भी नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी को चुनाव लड़ाने पर सहमति बन गई। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि खुद शुवेंदु अधिकारी ने ही बैठक में नंदीग्राम से ममता को चुनौती देने की पेशकश की। उससे वो सिटिंग एमएलए हैं और मंत्री भी थे, उनका सीट है और मुझे लगता है कि वो वहाँ लड़ना चाहेंगे भी। पार्टी निर्णय लेगा और लड़ेंगे तो पार्टी पूरा पीछे खड़ा रहेगा। आज उस पे भी तो बात हुई होगी कि बहुत ज्यादा वो भी इससे 2 फेज में वो चुनाव होना है वहाँ पे। हाँ, सबका चर्चा हुआ है लेकिन उसका फाइनल जो होगा वो केंद्रीय समिति करेगी। He said that if he gets the ticket, he's going to fight from there. If he doesn't get if someone else fights from there, even then he's that particular gentleman who's going to get the seat, whoever fights from Nandigram is going to get a 50,000 win over Mamata Banerjee. नंदीग्राम में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बताया गया कि शुवेंदु के पाला बदलने से खफा ममता बनर्जी ने 11 मार्च को नंदीग्राम के लिए पर्चा भरने की तैयारी कर ली है। नंदीग्राम पर ममता के भरोसे की कई वजहें हैं। 2007 में ममता ने किसान आंदोलन को समर्थन देकर लेफ्ट सरकार की चूल्हे हिला दी थी। इसका ऐसा असर हुआ कि ममता को बंगाल की सत्ता मिल गई। तब शुवेंदु नंदीग्राम आंदोलन के रणनीतिकार थे। नंदीग्राम आंदोलन से शुवेंदु और ममता दोनों को अलग पहचान मिली। 1967 से 5 बार सीपीआई को नंदीग्राम में मिली जीत के बाद किसान आंदोलन का असर ये हुआ कि लेफ्ट का गढ़ टीएमसी के किले में बदल गया और 2009 के बाद से लगातार इस सीट पर ममता की पार्टी ही जीतती रही। बंगाल के कांथी को अपना गढ़ बना चुके शुवेंदु अधिकारी ने 2016 में यहाँ टीएमसी से मैदान मारा। 2009 के बाद से टीएमसी के किले में बदल चुके नंदीग्राम को ममता अपनी ताकत मानती है। इसी भरोसे से ममता ने एक रैली में नंदीग्राम से उतरने का ऐलान कर दिया। नंदीग्रामेर सीटे आमी कारोर नाम एखोनी बोलছি না, পরে বলবো, বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। लेकिन नंदीग्राम पर जितना भरोसा ममता को है उतना ही शुवेंदु अधिकारी को भी। शुवेंदु के भरोसे की अपनी वजह है। आंकड़ों के मुताबिक नंदीग्राम में करीब 3 लाख मतदाता हैं। इनमें से 96.65% वोटर ग्रामीण हैं, जबकि 3.35% वोटर शहरी हैं। इलाके में SC/ST वोटर करीब 17% है। कुल मिलाकर यहाँ हिंदू मतदाता करीब 2 लाख के आसपास है, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 70,000 के आसपास है। बीजेपी को यहाँ हिंदू मतदाताओं की संख्या में जीत की चमक दिखाई दे रही है। इसलिए ममता के ऐलान के बाद शुवेंदु अधिकारी ने झट से उन्हें हराने की चुनौती दे डाली। आने दीजिए, 1/2 लाख से ज्यादा वोट से उसको हराऊंगा। उसको उसकी एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। जाहिर है नंदीग्राम में 2 दलों के 2 दिग्गजों के आमने सामने होने से मुकाबले का महामुकाबले में बदलना तय हो गया है। बंगाल चुनाव पर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। मनोज तिवारी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि बंगाल में हेलमेट हो ना हो, सिर पर टोपी हो तो पुलिस वाले चालान नहीं काटते। मनोज तिवारी के साथ ये पूरी बातचीत देखिए आज रात 7:57 पर। राज्यों को मत बांटो दीदी, जो होगा चुनाव में होगा। अच्छा, वोट के पहले तो लिस्ट आनी पड़ेगी और लिस्ट में जब टीएमसी से आए हुए नाम होंगे तो बवाल तो कटेगा। हम कहाँ कह रहे हैं कि टीएमसी में सब बुरे लोग हैं। जो आपके पास आ जाए वो तो अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं। वॉशिंग पाउडर भाजपा जो ममता बनर्जी कहती हैं। नहीं, ऐसा नहीं।
वही तो है केमिकल। देखो नहीं, हमारे यहाँ पोंछ के उसको एकदम बना लेते हैं नहीं वाला। हमारा ये विचार है कि हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या वो नीति नियंता है, वो इस जो नीति बनाने वाले लोग कौन है, उस पे जब बात होती है कि यहाँ तो बस असली हम दो हमारे तो यहाँ है। राहुल जी कम से कम यहाँ तो समझ लिए, जो भी वो नहीं आ रहे यहाँ, जो भी तमिलनाडु में, केरल, पांडिचेरी, असम, हाँ वो क्या कि नाचना आवे आंगन टेढ़ा, जब तो उनके लिए कहेंगे कि आंगन ही टेढ़ा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे दीदी और उनका जो भतीजे हैं, इन दोनों लोगों से उनकी पार्टी के लोग भी त्रस्त हो गए। एक समय आप याद करिए जब हम लोग भी सोचते थे अच्छा चलो यार दीदी आई है, बड़ी संघर्ष से आई है, लोगों का दर्द समझेगी, लोग काटे जाने लगे सर उस जगह जहाँ के ना हम लोग वो स्थिति देख नहीं सकते भैया, और आप उस पर सिर्फ राजनीति करते रहे। मैं कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करता, लेकिन अगर हेलमेट की जगह लोग टोपी रखने लगे कि हम इससे निकलेंगे तो पुलिस हमको कुछ नहीं बोलेगी, तो फिर जनता बोलेगी। अभिनेत्री तापसी पन्नू और निर्देशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही है। टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग की मुंबई और पुणे में चल रही छापेमारी अब दिल्ली और हैदराबाद तक पहुंच चुकी है। आयकर विभाग की जांच आज तीसरे दिन भी जारी है। अब तक की जांच में फैंटम फिल्म्स पर 2 अलग अलग मामलों में 650 करोड़ रुपए के टैक्स की हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं। साथ ही साथ आयकर विभाग का दावा यह भी है कि अनुराग कश्यप ने अपने खर्च में 20 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा भी किया है। इसके अलावा तापसी पन्नू इनकम टैक्स अधिकारियों को 5 करोड़ की जानकारी नहीं दे पाई है। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से इनकम टैक्स के अधिकारी पुणे में लगातार पूछताछ कर रहे हैं और इसके साथ ही इनकम टैक्स की छापेमारी 2 बड़े टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों पर भी लगातार जारी है। और पूछताछ के सिलसिले में कई अहम खुलासे होने की भी बात कही जा रही है, लेकिन आयकर विभाग की ये तफ्तीश और छापेमारी कई और जगहों पर भी जारी है। अब तो दिल्ली और हैदराबाद तक ये छापेमारी बढ़ती चली जा रही है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू सहित कई फिल्मी हस्तियों के खिलाफ आयकर विभाग ने जांच जारी करी और आज तीसरे दिन भी लगातार जांच हो रही है। आयकर विभाग ने एक बयान जारी कर 650 करोड़ रुपए की राशि में 350 करोड़ रुपए की हेराफेरी का पता लगाने का दावा भी किया है। इस बीच इन हस्तियों के मुंबई, पुणे और दिल्ली, हैदराबाद के साथ साथ 28 और ठिकानों पर छापेमारी से अब सियासत भी गरमाती जा रही है। तीसरे दिन भी आयकर विभाग की जांच जारी। साढ़े 350 करोड़ की हेराफेरी का शक। फिल्मी हस्तियों के 28 ठिकानों पर छापा। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू पर कसा शिकंजा। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू से तीसरे दिन भी पूछताछ। दो बड़ी फिल्म निर्माण कंपनियां, एक नामचीन अभिनेत्री और 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां। मुंबई में इनके कुछ ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे ने 2 दिन पहले छापे से जो कुछ शुरुआत की थी, अब धीरे धीरे उसके नतीजों का खुलासा होने लगा है। जैसे जैसे आयकर विभाग जानकारियां सामने ला रहा है, फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म निर्माता मधु मंटेना और विकास बहल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। 2 दिन के छापे के बाद आयकर विभाग ने जो बयान जारी किया, उससे तो ऐसा ही लग रहा है। हालांकि एक दिन पहले मुंबई में क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के छापे में शामिल एक अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचती रही।
मैम रेड स्टिल कंटिन्यू, मैम रेड अभी भी चल रही है मैम, मैम चल रही है मैम। कैमरे पर छापे में शामिल अधिकारी भले ही कुछ न बोलें, लेकिन विभाग की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कई बड़े दावे किए गए हैं। आयकर विभाग के मुताबिक फिल्मी हस्तियों के 28 ठिकानों पर मुंबई, पुणे, दिल्ली और हैदराबाद में छापे पड़े। जांच में विभाग को बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत मिले। पूछताछ में 350 करोड़ की आय का ब्यौरा देने में कंपनी नाकाम रही। शेयरों के लेन देन में भी 350 करोड़ की गड़बड़ी का शक है। यही नहीं, तापसी पन्नू से 5 करोड़ रुपए नकदी के साक्ष्य भी बरामद हुए हैं। अनुराग कश्यप के घर पे जो आईटी की टीम परसों सुबह 6 बजे गई थी, वो अभी भी इस बिल्डिंग में मौजूद है। ग्रैंड रेसिडेंसी नाम है और इसी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पे अनुराग कश्यप का घर है, जहां पे 3 दिन लगातार 3 दिन से रेड चल रही है और यहां पे कागजात जो है वो और भी खंगाले जा रहे हैं। जहां कल शाम के आसपास जो है आईटी डिपार्टमेंट ने एक प्रेस नोट इशू किया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि फैंटम फिल्म्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 350 करोड़ रुपए की जो ब्यूरा है वो मैच नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ जो शेयर्स थे फैंटम फिल्म्स के 300 करोड़ के, वो भी जो है फैंटम फिल्म्स के जो लोग हैं वो देने में असमर्थ दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो है तापसी पन्नू के बैंक अकाउंट्स में भी जो 5 करोड़ रुपए कैश आए थे वो कहां से आए थे उसका भी ब्यौरा जो है वो तापसी पन्नू नहीं दे पा रही हैं। आयकर विभाग का दावा है कि अनुराग कश्यप ने अपने खर्च में 20 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा भी किया है। असल में टैक्स चोरी की छानबीन करने के लिए 2 दिन पहले आयकर विभाग ने जहां जहां छापे मारे, उसमें फैंटम फिल्म्स से जुड़े कर्ता धर्ता निशाने पर रहे। फैंटम फिल्म्स की बुनियाद अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, मधु मंटेना और विकास बहल ने मिलकर रखी थी। कंपनी फिल्म प्रोडक्शन के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती थी। हालांकि साल 2018 में विकास बहल पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद ये कंपनी खत्म हो गई और चारों पार्टनर अलग हो गए। इनसे अलग होकर 4 कंपनियां बनी। ये 4 कंपनियां अनुराग कश्यप की गुड बैड फिल्म्स, विक्रम मोटवानी की आंदोलन फिल्म्स, मधु मंटेना की कॉन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी और तापसी पन्नू का काम देखने वाली KRI टैलेंट मैनेजमेंट है। आयकर विभाग को अब तक 2 कंपनियों के हिसाब किताब में गड़बड़ झाला नजर आ रहा है। बताया गया कि फैंटम फिल्म्स ने अपनी वास्तविक आय छुपाई, लेकिन जांच में ये आयकर टीम की नजर से छुप नहीं पाई। देश के 2 बड़े टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का भी ये छापेमारी चली है। पहली कंपनी कॉन टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है, जो दूसरी कंपनी है वो KRI टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है। इनके यहाँ भी लगातार तीसरे दिन से ये छापेमारी चल रही है। इस समय हम खुद मुंबई के कॉन टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के दफ्तर के बाहर है, जहाँ पर अभी भी इनकम टैक्स की जो है वो छापेमारी तीसरे दिन भी है और लगातार जारी है। और जो इनकम टैक्स से जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कुल मिलाकर पूरे मामले में 650 करोड़ रुपए की बात सामने आई है, जिसकी जो स्टेटमेंट है, जो कॉन टैलेंट एजेंसी का स्टेटमेंट है, KRI का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से मेल नहीं खाते। इससे पहले आयकर विभाग ने जांच के दौरान तापसी पन्नू का लैपटॉप जब्त कर लिया। यही नहीं, अनुराग कश्यप का भी लैपटॉप जब्त कर लिया गया। दोनों के सभी मोबाइल फोन भी आयकर विभाग ने अपने कब्जे में ले लिए। छापेमारी करने वाली टीम ने कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी कब्जे में लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान की जांच की जाएगी। आयकर विभाग ने अब तक की जांच के बाद जो खुलासे किए, उसके बाद हिंदी फिल्मों की बड़ी अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट पर हल्ला बोल दिया। कंगना ने लिखा, जो चोर होते हैं वो सिर्फ चोर होते हैं, जो मातृभूमि को बेचकर उसके टुकड़े करना चाहते हैं वो सिर्फ गद्दार होते हैं, और जो गद्दारों का साथ देते हैं वो भी चोर होते हैं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं और जिससे चोरों को डर लगता है वो साधारण मानव नहीं, नरेंद्र मोदी होता है। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट किया। एक और ट्वीट में वो लिखती हैं, ये सिर्फ टैक्स चोरी नहीं बल्कि ब्लैक मनी का बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। क्या उन्हें शाहीन बाग दंगों या गणतंत्र दिवस हिंसा को भड़काने के लिए वो पैसा मिला था? ब्लैक मनी कहां से आई और कहां भेजी गई, जिसका कोई हिसाब नहीं है। बोलते बोलते कंगना ने टैक्स चोरी के आरोपियों की तुलना आतंकवादियों से कर डाली। कंगना ने लिखा, हर मिनट नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ वो पैसे हैं जिनका क्लू मिला है। कोई सोच सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के असली नंबर्स क्या हो सकते हैं? बॉलीवुड में टुकड़े गैंग के आतंकवाद रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है। ये सिर्फ टैक्स चोर नहीं, आतंकवादी हैं। इस पूरे विवाद में अब सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छापेमारी के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है, तो सरकार की तरफ से आयकर विभाग की कार्रवाई को जायज बताया जा रहा है। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दें,
ऐसे ही अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 6 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए रोबोट किड को, वो बच्चा जो लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए रोबोट बना रहा है। दिल्ली में रहने वाला 14 साल का शौर्य भसीन अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक ओलंपियाड का विजेता है। उसकी टीम रोबो चैंप्स ने सबको धूल चटाते हुए यह खिताब जीता। शौर्य ने कबाड़ के सामान से बेहद सस्ता पानी और हवा को शुद्ध करने वाला प्यूरिफायर बनाया। लोगों ने समझाया कि उसे इसे पेटेंट करवा लेना चाहिए, लेकिन शौर्य ने साफ मना कर दिया। उसका मानना है कि सब लोगों को ऐसे आविष्कारों को मुफ्त में इस्तेमाल करने की आजादी होनी चाहिए। अब यह बच्चा नेत्रहीनों के लिए सेंसर वाली एक छड़ी भी बना रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ पहला लेगो लीग इंटरनेशनल कंपटीशन भी जीत चुका है और 6 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए इस विलक्षण रोबोट किड से। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।